प्यारे बच्चों, शुद्ध हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2024 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होना है। उसी के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। नंबर 1 गोकुलनाथ, नंबर 2 दामोदर शर्मा, नंबर 3 नाभादास और नंबर 4 मुंशी सदासुखलाल। सही उत्तर है नंबर 2 दामोदर शर्मा। दूसरा है, खा परीक्षा गुरु के लेखक हैं। नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 सदल मिश्र, नंबर 3 लक्ष्मण सिंह, नंबर 4 लाला श्रीनिवास दास। सही उत्तर है नंबर 4 लाला श्रीनिवास दास। गाखंड है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। नंबर 1 जैनेन्द्र, नंबर 2 अज्ञेय, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 हरिकृष्ण प्रेमी। सही उत्तर है नंबर 3 प्रेमचंद। घा में है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय किसे जाता है। नंबर 1 इंसा अल्लाह खां, नंबर 2 किशोरीलाल गोस्वामी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है नंबर 2 किशोरीलाल गोस्वामी। अंगा है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 शुक्ल युग और नंबर 4 शुक्लोत्तर युग। सही उत्तर है नंबर 2 द्विवेदी युग। ये 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं और इसके बाद 5 प्रश्न पद्यांश से पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, काखंड तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नंबर 1 सन 1954 में, नंबर 2 सन 1943 में, नंबर 3 सन 1938 में, नंबर 4 सन 1936 में। सही उत्तर है नंबर 2 सन 1943 में। खा है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। नंबर 1 कीर्तिलता, नंबर 2 बीसल देवरासो, नंबर 3 आल्हखंड, नंबर 4 पद्मावत। सही उत्तर है नंबर 4 पद्मावत। गा है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर है नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। घाखंड है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 बिहारी और नंबर 4 कबीरदास। सही उत्तर है नंबर 4 कबीरदास। अंगाखंड है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 सूरदास और नंबर 4 कविवर बिहारी। सही उत्तर है नंबर 3 सूरदास। ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। जन का प्रवाह अनंत होता है, यहां से लेकर के निर्माण करना होता है, यहां तक है। और इसका रेखांकित अंश ये है, जो रेखा खिंची हुई है ये इसका रेखांकित अंश है। यह गद्यांश प्रश्न संख्या 22 पर है। राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1 पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल।
दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है जन का प्रवाह अनंत होता है, यहां से लेकर के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। रेखांकित अंश की व्याख्या है प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण से हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों में से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। तीसरा प्रश्न है जन का प्रवाह किस तरह होता है? उत्तर है जन का प्रवाह अनंत होता है। चौथा प्रश्न है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। पांचवा प्रश्न है अजर और अमर का अर्थ लिखो। अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो और अमर का अर्थ है जो कभी ना मरे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंपॉर्टेंट पद्यांश है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यहां से लेकर के राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यह प्रश्न संख्या 80 पर है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित है। कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। इसमें प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित कैकेयी का अनुताप से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारा रेखांकित अंश है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जीवन के लिए कौन सा पथ है। यहां तक रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या है प्रायः लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लोग शपथ खाते हैं। यह बात शपथ खाने वाले की दुर्बलता को स्पष्ट करती है। लोग यह समझने लगते हैं कि शपथ के सहारे अपनी बात को सिद्ध साबित करना चाहता है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। तीसरा प्रश्न है दुर्बलता का चिन्ह क्या है? उत्तर है सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का चिन्ह है। इसी में चौथा प्रश्न है ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है? उत्तर है ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन कैकेयी का है और पंचवटी आश्रम में एकत्र हुई सभा के प्रति है। अंतिम है कौन अपने किए पर पश्चाताप कर रही थी? उत्तर है कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप कर रही थी। अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेखक का साहित्यिक परिचय
चैनल पर पड़ा हुआ है उसे देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसी में खा खंड है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यह भी चैनल पर पड़ा हुआ है, कवि का साहित्यिक परिचय, इसे भी आप देख सकते हैं। का है मैथिली शरण गुप्त, खा है जयशंकर प्रसाद और गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 6 है, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इसी में अथवा करके है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कहानियों के उत्तर चैनल पर पड़े हुए, इन्हें आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। यह भी चैनल पर पड़ा हुआ है, इसका उत्तर इसे देख सकते हैं। खंड खा है। प्रश्न संख्या 8 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। ये महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश है महामना मालवीय पाठ से, जो 183 पृष्ठ पर है। महामना विद्वान वक्ता से लेकर के प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। दूसरा संस्कृत गद्यांश जो महत्वपूर्ण है, वो बौद्ध युगे इमे सिद्धांता से लेकर के नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहीतवन्तः। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांताः पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद है, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, लेकिन आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, इसी में खा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यह श्लोक सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ।
जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। दूसरा श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, जो दुष्ट होते हैं वे कहते हैं विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन जो सज्जन लोग इसका विपरीत अर्थ लेते हैं, कहते हैं विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। का है अंधे की लकड़ी होना, खा है बाल बांका न होना, गा आसमान से बातें करना और घा है 9 2 11 होना। पहला है अंधे की लकड़ी होना, का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग है, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता का अंधे की लकड़ी के समान था। दूसरा है बाल बांका न होना, कुछ भी हानि न पहुंचना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, पाकिस्तान चाहे जितनी ताकत लगा ले लेकिन भारत का वह बाल बांका नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश इस बार अलग से जोड़ा गया है, जिसके लिए जो रूप आते थे, शब्द रूप और धातु रूप तथा संधि, वो हट करके अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो गद्यांश में यह है, चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। पहला प्रश्न है, चलना किस किस का स्वभाव है? उत्तर है, चलना मनुष्य, पानी, हवा का स्वभाव है। दूसरा प्रश्न है, पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? उसी गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी से छांटना होता है। तो इसका उत्तर है, पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था। नंबर 3, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? उत्तर है, बैलगाड़ी के कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। नंबर 1, सकल, शकल। इसमें का है कला और कृति, खा है सन और संवद, गा है संपूर्ण और अंश, घा है सबल और निर्बल। इसका सही उत्तर है
गा संपूर्ण और अंश। दूसरा है अनल अनिल, इसमें का है पृथ्वी और आकाश, खा है अग्नि और वायु, गा है जल और वायु, घा है पानी और आग। इसका सही उत्तर है खा अग्नि और वायु। इसी में खा खंड है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। नंबर 1 कर, नंबर 2 हेम, नंबर 3 शिखा। कर के दो अर्थ हैं। कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ होता है टैक्स। हेम के दो अर्थ हैं। हेम का अर्थ होता है हिम और हेम का अर्थ होता है स्वर्ण। नंबर 3 है शिखा। शिखा का एक अर्थ होता है चोटी और दूसरा होता है नोक। अगला प्रश्न है गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? का अद्भुत, खा अप्रत्याशित, गा अनुपम, घा अभूतपूर्व। सही उत्तर है घा अभूतपूर्व। दूसरा इसी में है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? का सुदर्शन, खा सुगर्दन, गा सुग्रीव, घा सुगद। सही उत्तर है गा सुग्रीव। इसी में कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1 प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। नंबर 2 विष्णु के अनेकों नाम हैं। नंबर 3 केवल 100 रुपए मात्र की बात थी। नंबर 4 यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। पहला सही वाक्यांश है प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा सही है विष्णु के अनेक नाम हैं। तीसरा सही है मात्र 100 रुपए की बात थी। चौथा सही है यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 हास्य रस अथवा शांत रस की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। हास्य रस की परिभाषा है जब किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। रस और अस्थाई भाव, हास्य रस है हास्य, अस्थाई भाव है हास। उदाहरण है बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नबा का होए। यह हास्य रस है। दूसरा है खा में उपमा अथवा यमक अलंकार का लक्षण लिखकर एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार का लक्षण है जब किसी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है। अगला गा खंड है चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा है यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इस चौपाई छंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 13 किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखो। प्यारे बच्चों, लिपिक पद हेतु
प्रार्थना पत्र आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। और इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। नंबर 1, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। नंबर 2, आतंकवाद की समस्या और समाधान। नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि, कारण, लाभ और हानि। ये निबंध भी चैनल पर पड़े हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।